चलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 10 कदम द ट्रेड आप मेरे और श्रेया के साथ दिखेंगे और अगले आधे घंटे में कुछ ट्रेड्स टेक्निकल ग्राउंड पे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी भी होगी, जिसमें हम बातचीत करेंगे आज एक खास मेहमान से। हमारे साथ दीपन मेहता होंगे, दिलीप भट्ट माफ कीजिएगा होंगे आज। उससे पहले मानस जायसवाल, राजेश सतपुते जी इस कार्यक्रम में पहले से ही होंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नज़रिया लेके अमित सेठ और सौमिल मेहता होंगे। तो ये है इस कार्यक्रम का, अगर आप देखें तो कुछ आज का ढांचा। और उसके बाद एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव और लेंगे नरेश मेहरानी से। 10 बज के लगभग 20 मिनट के आसपास उनसे बातचीत होगी। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। एक बार स्क्रीन पे निफ्टी रखता हूं और इट्स 23657। एक CNBC आवाज पे जो व्यू आपसे शेयर किया गया था वो यही था। प्लीज बेस वन रखिएगा स्क्रीन पे दोनों इंडिसेस का। वर्स्ट फॉर द डे जो पिक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ की थी वो क्या थी? इफ वी वायलेट, देखिए इसमें कल की छुट्टी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था। If we violate 2375 on the downside, कमेंट्री में आवाज की क्लियरली मेंशन है CNBC आवाज की, a drift towards 20 DMA is quite possible, जो कि मैंने लास्ट वीक पे आगाह किया था। लेकिन जो वर्स्ट था फॉर द डे, जो पिक्चर ड्रॉ की गई थी, वो ओपनिंग टिक पे ही आ गई। जितना आप बुरा सोच के आए थे मैक्सिमम कि ये हो सकता है 3:30 तक, वो 9:15 पे था। तो बाजार ने उसके बाद रेजिलियंस दिखाई, एक रिवर्सल आया। इंपॉर्टेंट इज दैट डेज लो इज 20 डेमा। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो कुछ देर पहले व्यू शेयर किया था, 710 700 के ऊपर निफ्टी अगर रेजिलियंस दिखाता है तो 150 पॉइंट जोड़ने में सक्षम होगा टुवर्ड्स 840 एंड 910। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का आज का डेलो क्या है? एग्जैक्टली 20 डेमा। वो पिक्चर जो सुबह ड्रॉ की थी, वर्स्ट केस में क्या होगा? 20 डेमा आएगा। बाजार वहां जाके एक प्राइस कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे फिर भी मैं अपने कमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक्सपायरी नहीं है। और दूसरी बात, PSU बैंक्स सबसे बड़ा डैमेज ले रहे हैं, तो उनसे एकदम से एक रिवर्सल की उम्मीद करना बेमानी होगा। आप यहां पे आ जाइए निफ्टी में। यहां पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा मूव है, ग्रीन एनर्जी अच्छा करता हुआ, पावर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो यहां पे आपकी तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए कुछ है। श्रेया ओके, एक काम करता हूँ, ट्रेड्स पिक करता हूँ। अमित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड पावर सेक्टर से रहेगा, एनटीपीसी। एनटीपीसी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बाजार में कोई भी गिरावट आई तो इस स्टॉक ने अपना 370 375 के लेवल्स बड़े अच्छे तरीके से होल्ड किए। आज के सत्र में हम वापस इसमें सेम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि नीचे के लेवल से एक बाइंग आ रही है, गैप डाउन होके थोड़ा सा ओपनिंग हुआ, बट वापस इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो की मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है, तो इसे बाय करना है। 376 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स एनटीपीसी में रहेंगे 394 के। दूसरा स्टॉक जो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कैपिटल ग्रुप से है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया थोड़ा सा डाउन जरूर है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव और स्ट्रेंथ है, तो इस डिप को बाय करना चाहूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5020 का, 5020 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5250 के। ओके, ये अमित जी के दो ट्रेड्स हो गए और उसके बाद चलते हैं सौमिल जी के पास। सौमिल गुड मॉर्निंग। सौमिल, एक थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछूंगा आपसे ही। आपकी 2 कॉल्स तो होंगे भी, बट एज ऑफ नाउ जो शुक्रवार का क्लोज था वो एक बहुत डिसेंट क्लोज था। ऑल इंडिकेटर्स आर इन फेवर, FIs के पैसे, पुट राइटर्स का कन्विक्शन, कॉल राइटर्स का एग्जिट होना। एज ऑफ नाउ सो फार जो निफ्टी का बिहेवियर रहा, आप उसमें निफ्टी को कितने मार्क्स देंगे? इतनी खराब ट्रेजेक्टरी से अब तक के प्राइस बिहेवियर को बहुत संक्षेप में आपका व्यू क्या है उस पर? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम ओवरऑल देखें तो ट्रेंड डाउन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंथली क्वार्टरली अगर चार्ट्स देखें तो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस है। अब तक हम 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहे हैं डेली में। अब यहाँ पर अगर हम लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम और ट्रेंड डाउन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर से एक नेगेटिव मूव दिखाना था, और वो आज के सेशन में आ गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्राइडे के सेशन में जो क्लोजिंग मिली दैट वाज वेरी होपफुल कि यहाँ से नेक्स्ट लेवल ऊपर में 24,250 का जो लेवल था वहां तक मार्केट आ सकता है और फिर शायद नीचे की तरफ रुक करे। लेकिन
जो वीकेंड में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कंसर्न्स रेज हुए हैं, उसके बाद जो गैप डाउन हुआ, मुझे लगता है कि फिर से एक नया मूव नीचे की तरफ शुरू हो गया है। शायद हम यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करें, लेकिन फिर से एक नया मूव नीचे की तरफ फिर से शुरू हो गया है आफ्टर अ गुड बाउंस बैक। तो ये एक बाउंस लेके चले, और जो 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हमने रेजिस्टेंस लिया ऑन फ्राइडे, वहीं से ही हम नीचे की तरफ रुक कर रहे हैं। तो 24,000 24,250 को एक रेजिस्टेंस मान के हम अब नया मूव नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करें। नीचे में 23,250 और उसके नीचे 22,250, ये दो लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्लो एंड स्टेडी, बिकॉज पूरा साइकिल अभी तक कंप्लीट होना बाकी है ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर्स, ऑन द सेंटिमेंट इंडिकेटर्स। तो ये जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होते हुए मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ ही ट्रैक करेंगे। आपके दो ट्रेड शामिल इस वक्त के? मेरे आज के जो शामिल? कॉल्स हैं वो दो ऑन हाँ, मेरे आज के दो कॉल्स हैं ऑन द शॉर्ट साइड। नेगेटिव स्टॉक्स जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, वही मैं लेके चल रहा हूँ। पहला है इंटरनल, जो एक रेंज में था, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 245 पर, और नीचे में टारगेट रखेंगे 220। स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इस समय जो गैप डाउन है उस वजह से थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस रख रहे हैं। दूसरा स्टॉक होगा इंडिगो, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, और मुझे लगता है कि ये जो पूरा पुल बैक आया था, इट्स अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, और यहाँ से एक सेल कॉल भी बनता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4580 पर, और टारगेट होगा 4000। ओके, टर्नल और इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर बिकवाली की राय सोमिल जी की तरफ से दो ट्रेड्स हो गए। राजेश सातपुते जी, इस वक्त के आपके दो ट्रेड्स? श्रेया देखिए, दो ट्रेड होंगे तो उसमें से जो जो मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है दैट इज HUL। HUL का थोड़ा डिफेंसिव भी प्ले कर रहा हूँ क्योंकि बाजार ही वैसा है। सो HUL एट दिस लेवल ऑफ 2130 मुझे लगता है कि ये अपने सपोर्ट पे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 2130 के ऊपर बाय रखे, 2110 का स्टॉप लॉस रखे। स्विंग फिर से मुझे लगता है 2180 2200 तक का आना चाहिए। सेकंड जो बाय कॉल रहेगा, देखिए HUL के बाद जो सेकंड अच्छा लग रहा है दैट इज बजाज ऑटो का चार्ट। मुझे लगता है चार्ट में कोई डेंट नहीं है, चार्ट जहां पे खुला है वहीं से ये फिर से अपनी ताकत दिखा रहा है। 9700 के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, काउंटर बड़ा है, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करे। सो 9650 का स्टॉप लॉस होगा, 9700 के ऊपर बाय रहेगा। इसका टारगेट जो आएगा वो मेरे हिसाब से करीबन 10,000 के आसपास का आएगा, जो अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, ओके, आपके दो ट्रेड्स बाय साइड के आए हैं, HUL साथ ही बजाज ऑटो। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर हैं। मानस जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? देखिए, पहला ट्रेड है HDFC लाइफ का, जिसने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 604 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 634 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। दूसरा स्टॉक अदानी इंटरप्राइजेज है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्टॉक ने 2 दिन पहले का जो हाई था 2100 रुपए, उसको ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 2059 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 2225 तक के टारगेट्स अदानी इंटरप्राइजेज में पॉसिबल है। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में गजब की रेजिलियंस है। आई मीन गजब का, अगर आप देखें रिवर्सल है लोअर ट्रैजेक्टरी से। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड से और अब इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। इस बाजार की रेंज को आपको कैसे अप्रोच करना है चाहिए, याद रखिएगा, एक इवेंट ठीक है, जियोपॉलिटिक्स है, दूसरा इवेंट आपका अर्निंग सीजन है। हमारे साथ श्री दिलीप भट्ट मौजूद हैं इस वक्त, फाउंडर पेडिग्री एडवाइजरी के। दिलीप सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये शायद एक पूरे विश्व को एक आभास था कि ये पीस टॉक्स और या फिर ये सीज फायर अब एक निर्णायक दौर में है, लेकिन वो शायद जो बातचीत थी वो निर्णायक दौर पे नहीं पहुंच पाई। अब लग रहा है दिलीप सर कि सारा का सारा जो मुद्दा है ना वो खिसक गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। यूएस ने कहा है कि जनाब हम इस पे अपना कब्जा करेंगे, ईरान कह रहा है आप यहाँ आ भी मत जाइएगा। क्या ये वो जो क्रूड कंसर्न्स थे उसको और बढ़ा रहा है क्या, और ऐसे में फर्दर यहाँ से डाउन साइड खुलने का खतरा कितना नजर आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये धीरे धीरे सीज फायर या फिर कोई भी युद्ध जो होता है वो ऐसे ही समाप्त होता है कुछ खींचतानी से? अल्टीमेटली द वर्स्ट इज इन द प्राइस। आपकी धारणा क्या कहती है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ये हमने लगातार देखा है पिछले 1-1.5 महीनों में कि ओवरऑल ये मैक्रो ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट्स ने मार्केट को अपना होस्टेज बना लिया है,
और डेली मार्केट उस हिसाब से मूव हो रहा है। ये भी एक बहुत सही स्टेटमेंट है कि अगर आप अभी बाय नहीं करेंगे तो कभी बाय करेंगे आप। और ये भी एक देखने को मिल रहा है कि कंसेंसस है यहाँ पर कि सब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से बाय करना चाहिए अगर गिर रहा है तो। जहां तक आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये सीज फायर का क्या लग रहा है, मुझे लगता है शायद सीज फायर हो कि नहीं हो, मोर देन दैट ये किस तरह से जो फेस्टरिंग हो रहा है पूरे प्रॉब्लम्स का, और जैसे मैं ये नहीं समझूंगा कि एक सीज फायर का ही मुद्दा है यहाँ पर। देयर आर टू मेनी मूविंग पार्ट्स इन दिस वॉर, और ये मूविंग पार्ट्स एक बहुत जबरदस्त अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है मार्केट में। तो शायद मैं यही मान के चलूंगा कि ये जो आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, शायद द वर्स्ट इज इन द प्राइस, लेकिन ये वोलेटिलिटी इन दी एक्सपेक्टेशंस कहाँ किसको हिट कर रहा है, कहाँ पर किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किसको प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब चैलेंजेस डेफिनेटली सबके रडार में रहेगा। और मैं ये मान के चलूंगा कि दिस वन शुड बाय ग्रेजुअली इन दिस मार्केट। क्रूड को देखते हुए अगर हम देखेंगे, इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ क्रूड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मूवमेंट ऑफ सो मेनी गुड्स, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ सो मेनी गुड्स अदर देन क्रूड, जो वो भी शायद इंपैक्ट हो रहे हैं, और कहाँ से इंपैक्ट कर रहे हो नहीं पता चल रहा है। तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ से लेके अप्रैल मई में आपको ग्रेजुअली बाय करना है, और अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो शायद आप निफ्टी बाय करके आप थोड़ा बहुत एवरेज करा लो, 10-15% यू कैन बाय, एंड ग्रेजुअली यू कैन कीप ऑन लुकिंग एट द मार्केट्स कि जहां पर जब भी बड़ा डिप आता है उसमें थोड़ी बहुत खरीदारी करनी चाहिए। ओके दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रहे हो सर। आपने हिम्मत थोड़ी बढ़ाई है, अप्रैल मई में खरीदारी करने की सलाह दी है सर, लेकिन बड़ा सवाल यहीं पे लोगों के जहन में आ रहा है कि अगर निफ्टी छोड़ दें तो कौन सा सेक्टर सर जहां आपको लगता है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, तो डिप्स में कहाँ पे बाइंग की जाए? श्रेया जी, ऐसा है कि आपने जो पूछा वही मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि ये पूरे वोलेटिलिटी में ये नहीं पता चल रहा है कौन सी कंपनी को कहां पर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, किसके पास एक्सेस इन्वेंटरी है जो प्राइस एडवांटेज ले सके, किसका रॉ मटेरियल में इंपैक्ट आएगा। मुझे लगता है ये अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी, लेकिन अगर हम ओवरऑल मैक्रो थीम को देखें तो ये समझ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जरूर ध्यान देना चाहिए, फिर ईवीज में भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये ऑयल ने बहुत काफी अच्छी तरह से बता दिया है कि शायद रिन्यूएबल एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी शुड बी परस्यू कंपल्सरीली, शायद जस्ट एज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स। तो मैं ये दो सेक्टर जरूर समझूंगा, और अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, यहाँ से जहां पर आपको समझ में आए, जहां पर आपके पास अच्छा रिसर्च और कर सके कि आप पता कर सके हु इज सेफ एंड हु कैन टेक एडवांटेज। दिलीप जी की बातों से और उनके उत्तर देने के क्रम से आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी स्टॉक को इस वक्त सिर्फ एक ट्रांच में बाय करके बैठ जाना और ये कहना कि हमने बॉटम पे से पकड़ लिया, ये लाजमी नहीं है। आपको किसी भी स्टॉक को अगर लेना है तो आपको 2 से 3 ट्रांचेस में लेना होगा, भले ही आपका वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू क्यों ना हो, लेकिन 2-3 ट्रांचेस में। अच्छा दिलीप सर, ये पूरी जब वॉर शुरू हुई सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हमने कैपिटल गुड्स में देखा था आपका L&T में, पर L&T में एक सब्सटेंशियल रिकवरी भी आई लोअर लेवल से। जो 2-3 स्पेस जहाँ पे प्राइस वाइज बाजार का बड़ा अच्छा कन्विक्शन है उसमें कैपिटल गुड्स शामिल है। उसमें आपके पास अगर आप ड्रिफ्ट हो टुवर्ड्स मिड कैप, आपके पास बहुत सारी MNCs भी हैं, यहाँ पे आपका टेक क्या है? बिल्कुल एक स्टॉक है जहां पर मैं कहूंगा कि वन शुड टेक अ पोजीशन इन L&T ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, कि जो प्राइस नीचे हुआ है, जहां नीचे से भी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन ये कंपनी है जो इतनी अच्छी, वेरी वेल मैनेज्ड है, अच्छा ऑर्डर बुक है और फर्दर अपॉर्चुनिटीज को मिल सकते हैं। तो और जिस तरह से इसका साइज है, मुझे लगता है काफी बड़े फंड्स भी इसमें देखेंगे और इन्वेस्ट करने के बड़े HNIs भी देखेंगे। तो ये L&T को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और मैं समझूंगा समथिंग इन द कैपेक्स सेक्टर, इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर, अभी काफी सारे स्टॉक चल चुके हैं, जैसे कि सीमेंस है, ABB है, सीमेंस एनर्जी है, या फिर स्नाइडर मैं कहूंगा,
G Power है. I think all these stocks definitely merits a look, though they are very very expensive. But मैं ये मानता हूँ कि शायद on a longer term basis and in this uncertain market, ये स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में होने जरूरी है. सर एक और स्पेस इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, इंटरनेट कंपनीज. हालांकि बास्केट काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सीमित कर लूँ और क्विक कॉमर्स स्पेस पर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जैसे कि इटर्नल हो गया, स्विगी हो गया, काफ़ी पेन में है ये सारे स्टॉक्स. इस पर्टिकुलर स्पेस पर आपका नज़रिया क्या है? मैं ये मानता हूँ कि इस स्पेस में जरूर एट एवरी फॉल वन शुड कीप ऑन निबलिंग, वन शुड कीप ऑन बाइंग. ये स्पेस आगे चल के बहुत ही अच्छा बनेगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त हैं. जो शॉर्ट टर्म पेन है वो काफी सारे प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके हैं. और जो लीडिंग कंपनीज की हम बात करें, स्विगी, एटर्नल, इन सबके पास कैश बैलेंस काफी अच्छा है. तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद ये सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एवरी फॉल ग्रेजुअली. एंड आई थिंक ओवर नेक्स्ट 1.5-2 years इसमें शायद आपको एक 30-40% रिटर्न मिलने की चांसेस हैं. अच्छा दिलीप सर, आपकी रीडिंग हाल फिलहाल की डिफेंस कंपनियों पे क्या कहती है, कंसिडरिंग देयर करंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक, देयर एग्जीक्यूशन, और जिस माहौल में हम हैं बीते 1 साल 1.5 साल से, या फिर अब 2022 से जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, हर रीजन कॉन्फ्लिक्ट में रहा है. आपका डिफेंस पे टेक क्या है इसमें, और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या हैं? वीरेंद्र जी, ये डिफेंस स्टॉक में चैलेंजेस बहुत हैं अभी. आई थिंक इसको बिगेस्ट टेलविंड अभी भी चल रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली वॉर्स बहुत हावी हुआ है इंटायर ग्लोब में. तो इनके ऑर्डर बुक्स तो बहुत अच्छे बने हैं और शायद और भी बढ़ेंगे विदाउट एनी डाउट. लेकिन इस लेवल से खरीदारी करने में मैं सलाह नहीं दूंगा. मैं बोलूंगा कि वेट एंड वॉच, बिकॉज ये काफी सारे कंपनीज को दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर बुक पोजीशन, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अटक गया है. अगर हम HAL को ही देखें कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जी इज नॉट एबल टू सप्लाई द इंजिन्स टू HAL, तो उनका भी सेल्स एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर बुक का जो सेल्स एग्जीक्यूशन होता है, उसमें रुकावट आ गई है. और सेकंड फैक्ट ये भी है कि इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही लॉन्ग है. इनको जो एडवांस मिलता है ऑर्डर बुकिंग के साथ, उसका हेल्प लेके वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं. लेकिन अदरवाइज इज वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, जो इन्वेंटरीज है, जो रिसीवेबल्स है, मुझे लगता है बैलेंस शीट को काफी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं. आई विल वेट एंड वॉच. आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय दिस इन दिस सेक्टर. इन वॉच करेंगे दिलीप जी. बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सारे स्पेसेस पे अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए. थैंक यू सो मच. अब आगे बढ़ रहे हैं और देखिए एक बार फिर से निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर. 410 अंकों की गिरावट, लेकिन बैंक निफ्टी में भारी बिकवाली 1200 अंकों से ज्यादा फिलहाल देखने को मिल रही है. एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है. सीएनबीसी आवाज लगातार इस पर चर्चा कर रहा है. इसके मुताबिक 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा. आइए दीपाली नंदा से समझते हैं कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या इंसेंटिव देने का प्लान बना रही है. दीपाली, गुड मॉर्निंग, क्या है खबर, बताएं. गुड मॉर्निंग श्रेया. जिस तरह से आपने बताया कि लगातार हम सीएनबीसी आवाज पर बताते रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की, और अब फाइनली जो नई पॉलिसी है इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. और जैसे ये ड्राफ्ट जारी किया गया उसके बाद से सभी के मन में ये सवाल है जो आपने कहा कि क्या 2027 से राजधानी दिल्ली में तो सीएनजी 3 व्हीलर से इनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा. क्या 2028 से राजधानी दिल्ली में अगर हम 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो सिर्फ क्या ईवी 2 व्हीलर से बिकेंगे. ये सब बातें मैं आपको बता दूं ड्राफ्ट में शामिल की गई हैं. और अगर ये ड्राफ्ट एक पॉलिसी का रूप लेता है, राजधानी दिल्ली में इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, तो जाहिर तौर पर जिन बातों का जिक्र हमने किया है वो लागू हो जाएंगी. यानी कि 2027 से जितने भी 3 व्हीलर्स हैं जब वो नए रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वो सिर्फ ईवी होंगे. वहीं 2028 की बात करें तो 2 व्हीलर्स, चाहे वो बाइक्स हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, वो सिर्फ और सिर्फ ईवी ही होंगी.
यानी अगर आप 2028 में खरीदेंगे तो ड्राफ्ट ये कहता है कि आपको सिर्फ ईवी का ही ऑप्शन मिलेगा। मकसद यही है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रदूषण का लेवल पूरी देश में सबसे ज्यादा होता है, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो दिल्ली सरकार चाहती है कि ईवी को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि ईवी खरीदने के लिए लोग आगे आए, इसके लिए ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि सब्सिडाइज किया जाएगा। अगर 2.5 लाख की कोई बाइक खरीदता है तो उसे 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। वहीं अगर दूसरी पहली जो 10,000 ईवी गाड़ियां हैं वो कोई खरीदते हैं तो उन्हें 50,000 का इंसेंटिव दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और वहीं अगर 30 लाख से ऊपर की कोई हाइब्रिड कार खरीदता है तो जो ड्राफ्ट है पॉलिसी का वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये ड्राफ्ट में बड़ी बातें कही गई है। फिलहाल 1 महीने से 40 दिन सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से पॉलिसी का रूप लेता है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से बड़ा कदम ईवी को बढ़ावा देने के लिए, और अभी फिलहाल ये ड्राफ्ट है, ध्यान रखिएगा 1 महीने या 40 दिन मान लीजिए, इसके बाद देखते हैं कि पॉलिसी का रुख ही कैसे लेता है। शुक्रिया दीपाली वंस अगेन। अच्छा, एक बार निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। 340 अंक फिलहाल हम नीचे निफ्टी पर कर रहे हैं कारोबार, और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब नरेश मेरानी जी टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए। नरेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सर देखिए, मार्केट ने तो गैप डाउन के साथ शुरुआत की, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के संकेत तो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। 23,705.7 पर हम कर रहे हैं कारोबार। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो क्या किस दिशा जाएगा निफ्टी? और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से प्रेशर है, क्या आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर? आउटलुक ये रहेगा कि जो बाउंस बैक है रफली अराउंड 23,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और 23,400 500 जो है वो सपोर्ट जोन है, जो क्योंकि गैप अप हुआ था वो पूरा गैप अप फिल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस बैक होना चाहिए, बट यहाँ पे अब कुछ दिनों के लिए रेंज बाउंड होना चाहिए जब तक कोई नया इवेंट या न्यूज नहीं आती। ओके सर, ये आउटलुक हो गया आपका। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो दिए हैं मार्केट ने, तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए जिस तरीके से आज मूड माहौल है, या पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बता पाएं सर, कौन से 2-3 स्टॉक्स जहां पर आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हैं? दो स्टॉक्स रहेंगे। सबसे पहले रहेगा बाय ऑन सोना कॉमस्टार। अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई है और एक 3-6 महीने का हाई क्रॉस कर रहा है, और ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में भी हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी है। तो यहाँ पे 540 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 580-600 का शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा BHEL, जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रहा है लास्ट 2-3 दिन में, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, ब्रेकआउट भी है। यहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन मूव आना चाहिए 300 के तरफ, स्टॉप लॉस होगा 280 का। अच्छा नरेश जी, बैंक्स थोड़ा सा कोलैप्स हुए हैं, बट PSU बैंक्स का क्रूड की स्ट्रेंथ के बीच में लाजमी ये होता है अमूमन। बट व्हाट अबाउट प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस बैंक जो कि बहुत स्ट्रांग रहा, यहाँ पे आपका टेक क्या है? अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ बेसिस पे एक्सिस ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है, और दूसरा अगर देखें तो ICICI है। HDFC, कोटक अगर हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी देखें या 5-7 साल के उसमें भी देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ओवरऑल लो है और मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है। तो ऑन डिप्स एक्सिस बैंक बाई रहेगा। और अगर हम दूसरा भी प्राइवेट बैंक्स में देखें तो छोटे बैंक जैसे RBL बैंक है, जो रफली 5-7% ही अवे है, ऑलमोस्ट 6-12 मंथ हाइक है। 340 का हाई था, अभी भी 310 से 320 में ट्रेड करता है। RBL बैंक है जो स्ट्रेंथ बता रहा है, फेडरल बैंक है जो स्ट्रेंथ बता रहा है। तो अगर हम देखें कि पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ HDFC और कोटक को छोड़ के है, मेरा व्यू रहेगा कि एक्सिस लार्ज कैप में और RBL बैंक मिड कैप स्मॉल कैप में बाय ऑन डिप्स इन द प्राइवेट बैंक्स। अच्छा नरेश, ये वोल्टास, ब्लू स्टार, आज इनके रिवर्सल को आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ये क्या रिवर्सल राइड करने चाहिए? तो अगर हम देखें तो ये दोनों स्टॉक्स में मूवमेंट हो रही है, हीट वेव एक्सेट्रा करके, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ ग्रेट नहीं है। अभी भी मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा ये दोनों स्टॉक्स पर। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। निफ्टी में एक पुल बैक है, डिसेंट है, और अभी तक मैं एक बात सुबह भी आपको कह रहा था कि मैं मुरीद था शुक्रवार के क्लोज का, अच्छी क्लोज थी, और अभी भी इंडियन मार्केट्स ने सो फार सो गुड, जो ट्रैजेक्टरी हमें मिली वहाँ से हमने अपने आप को रीबिल्ड ही किया है। आपका कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा। श्रेया और कंचन एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके आएंगे। टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। ज़रूर पूछिए अपना प्रश्न छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में।